बरेली नगर में इंदिरा ज्योति यात्रा और चले राम राज्य की ओर संकल्प यात्रा का आगमन हुआ। आप सब लोगों ने यात्रा का स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। इस बरेली की जब बात आती है तो सबसे पहले मेरे मन में 7 मई 2012 की वो घटना मेरे सामने आ जाती है, जब किसान आंदोलन हुआ था। और किसान आंदोलन मेरे ख्याल से बहुत बड़ा आंदोलन नहीं था, बल्कि आज जो समस्या है गेहूं की तौलाई को लेकर के जो समस्या पैदा हुई है, ऐसी ही समस्या उस समय भी पैदा हुई थी। और किसान ट्रैक्टर ले लेके खड़े थे, 3-3, 4-4 दिन हो गए थे। तब शिव कुमार शर्मा कक्का जी के नेतृत्व में कुछ लोग अनशन पे बैठ गए, धरने पर बैठ गए। और वो धरना सफल न हो जाए, कहीं आंदोलन बड़ा रूप न ले ले, इस वजह से पुलिस ने सरकार के कहने पर गोलियां चला दी। और वो भी आश्चर्य की बात, उस समय शिव कुमार शर्मा जी भाजपा के ही एक किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष थे। उसके बाद हमने जब पराकाष्ठा नामक किताब लिखी मंदसौर गोलीकांड की, तब उस घटना का बारीकी से उल्लेख किया। और तो और आश्चर्य की बात, मानवाधिकार आयोग में जो पुलिस अधीक्षक थी, उन्होंने भी सरकार के ओर से जानबूझकर गोली चलाने की बात रखी। फिर भी इस सरकार ने संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। और ये जो आजकल धर्म के ठेकेदार बने बैठे लोग, इन्होंने प्रजापति थे ना, हरीसी प्रजापति को गोली मार दी गई थी और उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। और दुर्भाग्य की बात ये कि उनके परिजनों को भी मिलने नहीं दिया जा रहा था, उनकी पत्नी को भी नहीं मिलने दिया जा रहा था। और रातों रात उस लाश का अग्नि संस्कार क्या किया गया, बल्कि अग्नि के हवाले पुलिस वालों ने कर दिया था। जबकि भारतीय दर्शन में रात के समय में अग्नि संस्कार करना गलत माना जाता है, इस पर बंदिश है। और ये माना जाता है यदि रात में किसी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो उसकी आत्मा भटकती है। जब मैं इस क्षेत्र में आया था तो अधिकांश किसानों ने बताया कि साहब हमारे सामने बड़ी दिक्कतें पैदा हो रही है, क्योंकि वो जो किसान हरीसी हैं उनका विधिवत अंतिम संस्कार नहीं हुआ, इसलिए उनकी आत्मा भटक रही है। और उसी के चलते हमारे सामने तरह तरह की समस्या हो रही है। मैं चूंकि धार्मिक ज़्यादा पाखंड में पढ़ता नहीं, लेकिन फिर भी लोगों की भावनाएं थी कि यदि भागवत हो जाता है, भागवत का आयोजन कर लिया जाता है, तो किसान हरीसी प्रजापति की आत्मा को शांति मिलेगी और यहाँ के किसान जो अभी परेशान चल रहे हैं उनको उन परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। तब हमने एक विद्वान पंडित को बुलवाया, गोस्वामी जी को, और विनोद गोस्वामी जी आए थे छत्तीसगढ़ से, और उनका यहाँ भागवत का आयोजन करवाया गया। मैं कभी भी इन सब चीज़ों में सामने नहीं रहता, लेकिन उस भागवत के आयोजन में अग्रणी भूमिका निभाया। और हम आपको बताना चाहते हैं कि पूर्व विधायक हमारे देवेंद्र सिंह जी ने उस भागवत के आयोजन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो वो घटना मुझे हमेशा याद आती है। इसलिए पिछले बार जब सम्यक यात्रा हमने शुरू किया 1 नवंबर 2022 को, तो उसका शुभारंभ भी हमने बरेली से ही किया था। इस बरेली नगर से मेरा व्यक्तिगत कहीं ना कहीं एक लगाव टाइप हो गया है। घटनाक्रम को लेकर के मेरे मन में हमेशा बात आती है कि बरेली किसान आंदोलन का, किसान जागरूकता का केंद्र बिंदु है। तो साथियों, आज के इस इंदिरा ज्योति यात्रा समारोह में पधारे या आयोजक की भूमिका निभा रहे सम्माननीय पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह जी, हमारे युद्धवीर सिंह पटेल जी,
राकेश पालीवाल जी को हमने एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिया हुआ है। ये प्रगतिशील किसान संगठन हमने बनाया है सम्यक अभियान का, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग, उस पर एक कृषि वैज्ञानिक है डॉक्टर विजय पराठकर, उनके साथ में प्रदेश समन्वय की जिम्मेदारी हमारे पालीवाल जी संभाल रहे हैं। आज इस समारोह में पधारे समस्त सम्माननीय बंधुओं, मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं उसके पहले एक आग्रह करता हूं कि आप लोगों का मंच का क्रम मैं तोड़ते हुए पहले बोलने आया हूं। उसका कारण यह है कि जगह जगह में जो विषय है, जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं, उस विषय से हटकाव आ जाता है और हम दूसरे विषयों पे बात करने लग जाते हैं। तो विषय क्या है, ये सम्यक अभियान क्या है, इंदिरा ज्योति यात्रा क्यों शुरू की गई है, इंदिरा ज्योति अभियान क्या है, चले राम राज्य की ओर संकल्प यात्रा क्या है, इस विषय में बताना अत्यंत अनिवार्य है। जब मैं इस विषय पे आपसे चर्चा करूंगा, आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद में सम्माननीय देवेंद्र सिंह जी और सभी यहाँ इस क्षेत्र के गणमान्य बंधुओं से मेरा आग्रह है कि वे अपने विचार अवश्य रखें कि आगे इस अभियान को कैसे बढ़ाएंगे और किस तरीके से सम्यक विकास और नव क्रांति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसके साथ साथ जिस किसी के मन में अगर कोई भी सवाल होगा तो उसके सवाल का जवाब भी मैं देने के लिए यहाँ मौजूद रहूँगा। तो मेरे भाषण के बाद इस सभा को समाप्त न माना जाए, बल्कि ये शुरुआत है। मैं विषय को आज आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ और मेरा आग्रह है सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बहुत कठिन शब्दों का उपयोग नहीं करूंगा, एकदम सरल शब्दों का उपयोग करूंगा और कहीं ऐसी बात नहीं करूंगा कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात है, 7 समुद्र पार की बात है, किसी के समझ में नहीं आ रही, बड़ी भारी उच्च स्तर की बात है, किसी के समझ में नहीं आ रही है। बल्कि मैं आज वो बात करने आया हूँ जो आप लोगों के सामने घटनाक्रम मौजूद है, जो समस्याएं आप लोगों के सामने है। जब अगल बगल अपने आप को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो हमारे साथ बीत रही है, कोई अलग की बात नहीं है। बताना चाहता हूं कि 2015 में देश के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक पद से मैंने देश के एक जाने माने नेता के आग्रह पर इस्तीफा दिया और सन 1984 में जो कांग्रेस के मंच पर बड़े नामी मंच हुआ करते थे, बहुत छोटी सी उम्र में जब मेरा भाषण होता था और लोग सुनने आते थे, तो उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कि 2014 में जैसी कांग्रेस की पराजय हुई और उसके बाद में एक टूटन सा वातावरण दिखने लगा मुझे, तो इस कांग्रेस पार्टी को कैसी मजबूती दी जाए, पूर्णकालिक सेवा देने के लिए मैं सामने आया। और जब मुझे कहा गया कि दिल्ली में बैठना है और एक मेंटर की भूमिका निभाते हुए पूरे देश में कांग्रेस के लिए मजबूती के लिए रणनीति बनाना है, तो मैंने सोचा दिल्ली में बैठना मेरा ठीक नहीं। मैंने कहा मैं भोपाल जा रहा हूँ और भोपाल चूंकि अविभाजित मध्य प्रदेश जब था तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही था, तो मैंने कहा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्य में 2018 में सरकार बनाने के संकल्प के साथ मैं काम शुरू करने जा रहा हूं और भिन्न भिन्न क्षेत्र के पत्रकारों को, बौद्धिक वर्ग के लोगों को, जो राजनीतिक जानकार थे, उनको एकजुट किया, सब संपर्क किया और दोनों राज्य के लिए 2018 के चुनाव की प्लानिंग तैयार किया। और वो प्लानिंग करते समय ही मेरी खोजी नजर आपके जो लाडले विधायक रहे और आगे भी बनेंगे देवेंद्र सिंह जी पर पड़ी और इन्होंने मुझसे बात नहीं किया था फोन लगा करके, बल्कि मैंने इनका नंबर कहीं से लिया, इन्हें फोन किया और अपने आवास पर बुलाया। मैंने इनसे काफी देर तक, लगभग 1 घंटा तक, जो देवेंद्र जी सही है, 1 घंटा तक आपसे बड़े विस्तार से चर्चा किया
और ये बार बार मेरे से एक ही चीज पूछते कि माँ नर्मदा की कृपा है कि आज आप मुझसे मिले, मुझको याद कैसा किया गुरुदेव आप ये तो बताइए। हमने कहा ये माँ नर्मदा की कृपा बोले शायद वही होगी। हमने सारी बिंदुओं पर बातचीत किया और तब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जो प्रभारी थे लेकर के तो कमलनाथ जी से लेके सबसे इनकी मुलाकात करवाई, इनके विचार लोगों ने जाना और लोगों के बीच तब चर्चा थी कि बहुत ही सीधे सिंपल सरल स्वभाव के और बहुत मिलनसार हैं। अब 5 साल के विधायक के कार्यकाल में आप लोगों ने मिलनसारिता का क्या प्रमाण देखा है वो आप लोग जानते हैं, और यदि आपने सचमुच में जो मैंने देखा वही देखा है तो आगे भी चलकर इनको मौका देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अब मैं विषय पे आता हूं। साथियों, 2019 के लोकसभा चुनाव के समय मेरे सामने एक बड़ी विचित्र सी स्थिति आई, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े नेताओं का बहुत कुछ योगदान था, लेकिन मेरा भी योगदान था दोनों राज्यों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। इसलिए 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भी मैंने प्लानिंग तैयार किया और मुझे विश्वास था कि मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा क्षेत्रों में से 14 से 18 सीटों पर हमारी जीत सुनिश्चित है। लेकिन चुनाव की तारीख से लगभग 20-21 दिन पहले मुझे एक जानकारी मिली कि निम्न व निम्न मध्यम वर्ग के जो परिवार हैं उनकी महिलाओं को लेकर महिला समूह बनाए गए हैं। ये महिला समूह वो नहीं जो कांग्रेस के समय में स्व सहायता समूह महिलाओं के बनाए गए थे। उस समय जो स्व सहायता समूह बनाए गए थे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाए गए थे। सरकार की कुछ योजनाएं थी, उसके तहत काम दिए जा रहे थे, दलिया आदि का काम दिया जा रहा था, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के माध्यम से उनको जोड़ा जा रहा था। लेकिन ये जो महिला समूह बनाए गए ये आरएसएस की सोची समझी नीति के तहत बनाए गए, किस तरीके से महिलाओं पर फोकस करके भाजपा चुनाव जीत सकती है। कारण ये था क्योंकि निम्न व निम्न मध्यम वर्गीय परिवार स्थानीय साहूकारों की वजह से बहुत अधिक परेशान होते हैं। छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए स्थानीय साहूकारों के पास जाते हैं और 10 से 20% ब्याज दर पर राशि उठा लेते थे। इस बात का फायदा उन्होंने अध्ययन के आधार पर लिया और माइक्रो फाइनेंस सिस्टम के साथ महिला समूह बनाए। 20 से 40 महिला समूह के बीच में एक सर नाम के एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। सर कहते हैं उनको सारी महिलाएं, और वो आरएसएस का व्यक्ति होता है। वो पेड़ के नीचे कहीं भी किसी भी स्थान पे जाके मीटिंग महिलाओं की करता और मीटिंग के बहाने धीरे से आरएसएस और भाजपा की नीतियों पर पहुंचा देता। उन्होंने धीरे धीरे पता लगाया कि कौन कौन महिलाएं जो भाजपा से प्रभावित है या भाजपा के प्रभाव में आ गई है, तो उन परिवार में कितने कितने वोटर है इसका कैलकुलेशन किया और उन महिलाओं के माध्यम से 500 रुपए प्रति वोटर हर घर में पहुंचाने की उन्होंने योजना बनाई। चुनाव के टाइम में हम कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका एक सिस्टम बना हुआ था, घर घर में पैसा पहुंचने लगा। यदि पुरुष के पास पैसा पहुंचता तो हो सकता है कि पी करके वो बर्बाद कर देते, लेकिन महिलाओं ने बकायदा अपने घर के पुरुषों को भी प्रभावित कर लिया और सारे वोटर्स, अधिकांश वोटर्स भाजपा के पक्ष में वोट देने चले गए। ये मेरी एक खोज थी। तब मैंने सोचा कि आगे क्या प्लानिंग है इनका पता लगाया जाए, तो जानकारी मिली ये जो लाडली बहना योजना है, इस प्रकार की योजनाओं पर ये काम करेंगे और सरकार की ऐसी योजना बना करके महिलाओं को अपने पक्ष में लिया जाएगा, महिलाओं को गुमराह कर दिया जाएगा और किसी तरीके से अपने वोट बैंक को मजबूत किया जाएगा। मैंने कहा अब तो महिलाओं को पक्ष में लेना कठिन है। वैसे भी माइक्रो फाइनेंस सिस्टम से जुड़ी महिलाएं ही हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थी, अब तो लाडली बहना की अलग ही बात हो चुकी है। तब हमने, साथियों थोड़ा ध्यान दीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तब मैंने सोचा 3 किताबें मैंने लिखा था, 30 किताबें लिखा है अब तक, लेकिन 3 किताबें मैंने लिखा। ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ने वाले छात्र किस किस प्रकार के कोर्स में पढ़ाई करें तो उनको अच्छा भविष्य में अवसर मिल सकता है। जब मैं इसके कारण तमाम विश्वविद्यालय महाविद्यालय में व्याख्यान देने जाने लगा तो
क्योंकि प्रोफेशनल युग है, शिक्षा माफिया भी कहना चाहिए, माफिया ही है आजकल, बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। वो अपने अपने कॉलेज का और इसका प्रचार बड़े तरीके से करने लगे, व्यावसायिक होड़ मच गई है। तो मेरे को हाथ बुलाते, बात करते, मैं बड़े उनके कोर्सेज के ऊपर में लच्छेदार भाषण देने लगा। एक दिन मैंने एक कुलपति से कहा मैं छात्रों से बात करना चाहता हूँ। जब मैं छात्रों से बात करने गया और उनसे बेरोजगारी के कारण पूछा तो मेरे को बड़ी पीड़ा हुई कि डॉक्टर के पास एक मरीज जाए और डॉक्टर के पास जाने के बाद में उस मरीज से डॉक्टर पूछे बताओ भैया कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, तो मरीज कहे कहाँ बताऊं, नक से लेके सीख तक तो दर्द है, इधर भी हो रहा, इधर भी हो रहा, इधर भी हो रहा, इधर भी हो रहा। अच्छा खासा डॉक्टर कंफ्यूज हो गया, क्या करे क्या ना करे। यही हाल मेरे साथ हुआ। मैंने जब उन छात्रों से बात किया तो वो मूल समस्या पर पहुंच ही नहीं पा रहे थे। समस्या क्या है बताने को तैयार नहीं, और बोलते कि साहब हम तो बर्बाद हो गए, बस हम बर्बाद हो गए। मैंने सोचा ये बड़ी विचित्र स्थिति है, ये भ्रामक पराकाष्ठा मैंने नाम दिया कि ऐसी भ्रामक पराकाष्ठा है कि उनको अपनी समस्या के बारे में पता नहीं है, बल्कि दूसरा व्यक्ति गलत बोल रहा है, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और क्या क्या कहते हैं कि ये धर्म वो धर्म, दुनिया भर का ढिंढोरा पीट रहा है, तो लोग चीजें चले जा रहे हैं, उनको करिश्मा दिखाई देने लग गया। ये ऐसा तब होता है जब सामने वाला व्यक्ति गलत है, हम जानते हैं गलत होने के बावजूद गलत का विरोध नहीं कर पाते, उसको कहते हैं भ्रमाशक्ति। और जब वो भ्रमाशक्ति ज्यादा हावी हो जाती है तो उस दौर को कहते हैं भ्रामक पराकाष्ठा का दौर। वर्तमान दौर में भाजपा, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इन लोगों ने एक ऐसा वातावरण बना दिया है कि वो सारा कुछ गलत बोलते हैं, सब कुछ गलत ही गलत है, सब जानते हैं गलत है, सब जानते हैं कि नोटबंदी गलत है, सब जानते हैं कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दलालों के हवाले कर दिया गया है, ये गलत है, सब जानते हैं कि कृषि नीति गलत है। लेकिन एक समय आता है तो लोग उनका विरोध नहीं कर पाते और उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। ये है भ्रामक पराकाष्ठा का दौर। तो इस भ्रामक पराकाष्ठा से निकले कैसे, इस पर मैंने व्यापक अध्ययन किया और 9 सूत्रीय मुद्दों को लेकर के सम्यक अभियान शुरू किया 2 मई 2022। ज्यादा विस्तार से उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात है जो मुद्दों पर मैं बिल्कुल 5 मिनट के अंदर पूरी बात कर दूं। यदि 58 साल सेवा निवृत्ति आयु थी, 58 साल ही रख दी जाती तो शिक्षित बेरोजगार युवाओं को क्रमशः रिटायर होने वाले के स्थान पर अवसर मिलता। सरकार के पास पैसा देने के लिए नहीं था रिटायर होने वालों के लिए, इसलिए सरकार ने सोचा इनकी रिटायरमेंट आयु बढ़ाओ 58 से 60, 60 से 62, 62 से 65। अरे जब रिटायर ही नहीं होंगे कर्मचारी तो आपके युवा बच्चों को नौकरियों के अवसर मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे ना। इसलिए हमने बोला हर हालात में ये सम्यक अभियान जब रंग लाएगा, हमारी सरकार बनेगी तो हम 58 साल सेवा निवृत्ति आयु लागू करके रहेंगे। दूसरी बात, विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां पर सरकारी नौकरियों में और प्राइवेट नौकरियों में एक समान वेतन है। कई तो ऐसे देश हैं जहां प्राइवेट नौकरियों में वेतन ज्यादा है बल्कि सरकारी में कम है। हमारे देश में 80% अंतर है, 70 से 80%। एक और 80,000 मिल रहा है, प्राइवेट में 10,000 मिल रहा है। ये बड़ा भारी अंतर है। इस अंतर की भरपाई की जा सकती है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की पूर्ति के लिए पीपीपी मॉडल पर अगर कोई काम किया जा रहा है तो उसमें घाटा नफा क्या है उसका वैल्यूएशन होता है, और जो अंतर आता है व्यवहार्यता अंतर्निधि कहते हैं उसको, व्यवहार्यता अंतर्निधि, वाइबिलिटी गैप फंड अंग्रेजी में। व्यवहार्यता मतलब सरल, व्यवहारिक रूप से क्या अंतर हो रहा है किसी चीज को चलाने में। तो यदि अंतर आ रहा है, जैसे प्राइवेट स्कूल एक चला रहा है और वो स्कूल चलाने में फीस लेने से इतनी व्यवस्था नहीं होती कि वहाँ के शिक्षकों को सरकारी वेतन के बराबर वेतन दे सके, तब व्यवहार्यता अंतर्निधि सरकार निकालेगी, ऑडिट करेगी और जो अंतर आएगा उसकी भरपाई सरकार करेगी वीजीएफ फंड से, और प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को भी सरकारी वेतन के बराबर वेतन मिलने लगे। हम प्राइवेट स्कूल के संचालकों के विरोधी नहीं है और प्राइवेट कॉलेज वालों के विरोधी नहीं है। ठीक है, वो कॉलेज चला रहे, स्कूल चला रहे, अगर न चलाए तो हमारे पास शिक्षा के साधन
साधन उपलब्ध नहीं हो सकते। लेकिन वहाँ कार्यरत शिक्षकों को सरकारी वेतन के बराबर वेतन मिलना चाहिए। प्राइवेट कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों को सरकारी वेतन के बराबर वेतन मिलना चाहिए। ये हमारी महत्वपूर्ण बात है। क्या आप लोग सहमत हैं इससे? सहमत हैं। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, तो अपन जोर से चिल्लाते हैं नरेंद्र मोदी जो है दगाबाज है, धोखाबाज है, रोजगार देने की बात किया था, ये किया था, वो आदि आदि। हमको मूल कारण पकड़ना होगा, मूल कारण। सन 2003 में विश्व बैंक का तो नाम सुने होंगे आपने। एक विश्व बैंक होता है, वो फाइनेंस करता है अलग अलग देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आदि के लिए। तो विश्व बैंक ने एक रैंकिंग प्रणाली बनाई कि जिस देश में श्रम सस्ता होगा उस देश को ऊंची रैंक दी जाएगी, वहां बिजनेस के लिए आसान माना जाएगा। जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह विश्व बैंक के बड़े अधिकारी रह चुके थे, बड़े पदाधिकारी रह चुके थे। उन्होंने बोला ये विश्व बैंक लोगों को बेवकूफ समझ रखा है क्या? जिस देश में श्रम सस्ता होगा उस देश को सबसे पिछड़ा हुआ देश माना जाता है। माना जाता है कि नहीं माना जाता? जहाँ कर्मचारी सस्ते में मिले, श्रमिक सस्ते में मिले, वो देश पिछड़ा है कि नहीं है? तो मनमोहन सिंह ने बोला वो पिछड़ा देश माना जाता है। उन्होंने उस रैंकिंग प्रणाली में दौड़ने की कभी जरूरत नहीं समझा। लेकिन सन 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उन्होंने जो सस्ता श्रम वाले की रैंकिंग थी उसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस की सुगमता। तो उसके समानांतर एक नया विकल्प दिया, एज ऑफ डूइंग इंडस्ट्री, मतलब उद्योग का युग। तो युवाओं के बीच में संदेश दिया ये उद्योग का युग है, युवाओं इसमें भागीदारी निभाओ, वेतन की चीज छोड़ो, उद्योग के युग में चलो। जब उद्योग लगेंगे तो देश का विकास होगा। और एक कौन सा उद्योग क्यों? एक और नई चीज जोड़ दिया, मेक इन इंडिया। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री थे। तब इस देश में यहाँ के उत्पादन को विदेशों तक भेजने के लिए 7 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की उन्होंने योजना बनाई थी भिन्न भिन्न देशों के सहयोग से। और उस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से ग्लोबल मार्केट में हमारी पकड़ बननी थी, हमारे किसानों के उत्पादन को अच्छी कीमत मिलनी थी। यहाँ का कपास का रेट आज जो है वो आज से 7 गुना अधिक था। डॉलर चना जो इस एरिया में होता है, डॉलर चने का रेट आज जो वर्तमान में मिल रहा है उससे 6 गुना अधिक था। वो चीजें उस समय की गई थी। तो इसीलिए उन्होंने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए थे। उस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को नरेंद्र मोदी जी ने ये जॉब डूइंग इंडस्ट्री मतलब उद्योग युग के कॉन्सेप्ट के तहत मेक इन इंडिया में चित्रांकन करना शुरू कर दिया। कई बात कांग्रेस की उपलब्धि की, यानी कांग्रेस की उपलब्धि थी उसको उन्होंने अपनी उपलब्धि बता दिया। और अब क्या हुआ, नया तमाशा शुरू हुआ, आउटसोर्सिंग प्रणाली। कितने लोग जानते हैं आउटसोर्सिंग प्रणाली की नौकरी के बारे में? आउटसोर्सिंग प्रणाली की नौकरी के बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं क्या होता है? मैं बताना चाहता हूं। अरे भाई, ये हमारे पढ़े लिखे युवा, यहाँ पे एक किसान बैठे होंगे जिसके पास 5 एकड़ जमीन रही होगी, लड़के को अच्छी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने के लिए उसने 2 एकड़ जमीन बेच दिया। लड़के की पढ़ाई पूरी हुई, उनने सोचा लड़का इंजीनियर बनेगा, आगे हम सबका पालन कर लेगा, हमारा पूरा परिवार चला लेगा। काहे की नौकरी, अच्छी इंजीनियरिंग से पढ़ाई करके निकला, आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से नौकरी मिली। एक दलाल ने नौकरी लगाने के लिए पहले उनसे पैसा लिया और उसके बाद में एक दलाल कंपनी के पास में नौकरी करने लगी, क्योंकि सरकार ने सब आउटसोर्सिंग कर दिया। वहां मिला 16,000 रुपए महीने का पैकेज, महीने का, और 6,000 रुपए वो आउटसोर्सिंग वाले ने कमीशन लेना शुरू कर दिया। जिस लड़के को 1 लाख रुपए महीना वेतन मिलना था वो 10,000 रुपए महीने में काम करने विवश हो गया। अब क्या कहेंगे? आपने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, वो बेटे को निकम्मा कहेंगे या सरकार को निकम्मा कहेंगे? निकम्मा कौन है? सरकार निकम्मी है ना। तो पूरे
आपके एरिया में एक गांव में अगर 100 घर हैं तो 100 घर में 70 परिवार अपने बच्चों की बेरोजगारी की वजह से परेशान है या नहीं? सच्चाई ये बताइए आप लोग। तो हम ये आउटसोर्सिंग प्रणाली को हर हालात में बंद करने के लिए संकल्पित हैं और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर हालात में आउटसोर्सिंग प्रणाली बंद करके सारे शिक्षित युवाओं को सम्मानजनक अवसरों से जोड़ा जाएगा। ये हमारी तीसरी बात। चौथी बात, 2020 में क्या हुआ था? कोई संक्रमण आया था क्या 2020 में? कौन सा संक्रमण था? कोरोना संक्रमण। अरे भाई आप लोगों को एक ही संक्रमण पता है। 2020 में 3 संक्रमण आए थे। कितने आए थे? 3। पहला संक्रमण आया, देश में 2 संक्रमण पहले आ गया था, लेकिन मध्य प्रदेश में पहला संक्रमण आया राजनीतिक संक्रमण। होली के टाइम में सब लोग रंग खेल रहे थे और यहाँ के विधायकों ने मंडी में उनका रेट लगने लग गया तो राजनीतिक मंडी में वो बिकने तैयार हो गए और रुपयों का खेल शुरू हो गया। और वो जो राजनीतिक संक्रमण का नतीजा ये हुआ कि 20 मार्च 2020 को कांग्रेस की निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये पहला संक्रमण। दूसरा संक्रमण जो कोरोना का देश में आ गया था, कोरोना संक्रमण के तहत 20 मार्च को कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया था। 20 मार्च 2020 को ही मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोरोना के 4 मरीज मिले थे। मतलब संक्रमण आ गया कोरोना का। फिर उसके बाद क्या हुआ? 24 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया और आंखों से बड़े चतुर दिखाई देते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। हमारे प्रधानमंत्री जितने चतुर दिखाई देते हैं उनकी आंखों तरफ देखिए, आप समझ जाएंगे कितने चतुर हैं। तो उनने चतुराई से काम लेना शुरू किया कि पहले श्रम को सस्ता करते थे और अगर कर्मचारियों को छटनी वटनी के आदि निर्णय लेते थे तो विरोध करते थे। अब देखते हैं कैसा मजा आता है। तो उन्होंने उस लॉकडाउन का कोरोना की आपदा को अवसर में बदलने का निर्णय लिया और उद्योगपतियों की मीटिंग बुलाया और उद्योगपतियों से पूछा, कहा बताओ क्या चाहिए आप लोग? उन्होंने कहा डॉक्टर BR अंबेडकर ने 14 से 16 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी हुआ करती थी प्राइवेट कंपनियों में, तो उसको उन्होंने 8 घंटे में बदल दिया था। कितने घंटे में बदला था? 8 घंटे में। तो हम यदि हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको 12 घंटे कर दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने बोला कर दिया। कैसे कर दिया? आप समझ गए क्या दिक्कत है? समझना होगा आपको। यहाँ से जाने के बाद अन्य लोगों को बताना है। अरे भाई 8 24 घंटे में 3 शिफ्ट होती थी, 3000 कर्मचारी काम कर रहे थे और वो शिफ्ट हो गई 12 घंटे की, बच गई 2 शिफ्ट। 1 शिफ्ट खत्म हुई कि नहीं हुई? 1000 कर्मचारी बाहर निकले क्या नहीं निकले? 1/3 बेरोजगारी बढ़ी क्या नहीं बढ़ी? 33%। कितनी बढ़ी? ये कहीं निर्णय से पूरे देश में कितनी प्रतिशत बेरोजगारी बढ़ गई? 33%। उसके बाद में कहा उन्होंने कि अपने देश में एक बार नौकरी पे रख दो तो निकालना कठिन हो जाता है। कहा इंदिरा गांधी ने रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट बना दिया था तो वो कर्मचारी संगठनों से अनुमति लेके निकालना पड़ता है। पहले वो रिकॉग्निशन यूनियन को खत्म करिए, रिकॉग्निशन में एक्ट को खत्म कर दीजिए। उन्होंने क्या खत्म कर दिया? फिर बोले इंदिरा गांधी ने जो एक सिस्टम था पहले, किसी कंपनी में 300 कर्मचारी, बहुत सरल भाषा का उपयोग कर रहा हूँ, आपको समझाना है अपने साथियों को, ये भाषण नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है। तो यदि किसी कंपनी में 300 कर्मचारी तक होते थे तो उनको सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती थी और वो बिना अनुमति के ही कर्मचारियों को निकाल देते थे। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया? वो 300 वाले अंक को 100 कर दिया कि नहीं इतना 300 ज्यादा है, 100 कर दो। तो 100 कर्मचारी तक अगर किसी कंपनी में है तो बिना सरकार की अनुमति के निकाल सकते हो। लेकिन इंदिरा गांधी ने फिर भी काम किया, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड यूनियन से सहमति लेना पड़ेगा। इसीलिए पुराने लोग कहते हैं टाटा बिरला की नौकरी सरकार की नौकरी से ज्यादा अच्छी होती है। ये कहते थे कि नहीं पहले? इसलिए कहते थे कि नौकरी से कोई निकल नहीं पाता था, सुविधा ज्यादा मिलती। लेकिन इन्होंने वो रिकॉग्निशन खत्म किया, यूनियन वाला पद्धति,
और नरेंद्र मोदी ने फिर कर दिया, 300 कर्मचारी किसी कंपनी में हैं और उसको सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, रिकॉग्नाइज यूनियन की सहमति की जरूरत नहीं है। और एक ही कंपनी है आपके पास में मंडीदीप है, अगर एक ही कंपनी एक ही परिसर में आप 100 कंपनियां भी बना सकते हो अलग अलग काम के हिसाब से तो भी चलेगा। तो उन्होंने कई कंपनियां बना दिया कि किसी भी कंपनी में 300 से अधिक कर्मचारी नहीं है। लो मतलब बिना सरकार की अनुमति के कर्मचारियों को निकालने की आजादी उद्योगपतियों को नरेंद्र मोदी जी ने दे दी। इससे हमने एवरेज लगाया तो 12% बेरोजगारी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 12%। अंधाधुन छटनी। और तो निकाले गए कर्मचारियों को न्यायालय जाने की अनुमति नहीं होगी, ये भी कर दिया। बड़ा दुर्भाग्य। 32 श्रम कानूनों को बदलकर उन्होंने 4 श्रम कानूनों में ला दिया, ये और दुर्भाग्यपूर्ण। और एक चीज कर दिया, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था दे दिया। मतलब आपको पक्की नौकरी तो मिलेगी लेकिन 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, परमानेंट जीवन भर के लिए नहीं। आपके बच्चों के साथ धोखा हुआ या नहीं हुआ? 50% से अधिक बेरोजगारी 28 मार्च 2020 को सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के निर्णय के कारण इस देश में बढ़ गई। यदि हम पूर्ववत 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी कर देते हैं, वो रिकॉग्निशन यूनियन वाला फार्मूला लागू कर देते हैं, इंदिरा जी ने जो 100 कर्मचारी वाला रखा था वही कर देते हैं, और ये जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट खत्म कर देते हैं, पुराने श्रम कानूनों को लागू कर देते हैं, तो बताइए वो 50% बेरोजगारी एक झटके में दूर होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। हो जाएगी ना। ये काम कौन करेगा? कांग्रेस की सरकार करेगी। कौन करेगी? हम लोग ये धरना प्रदर्शन चक्का जाम बाजार बंद नहीं करते इस अभियान के तहत। हम लोग ये जो है ये भिखारियों से कुछ मांगते ही नहीं, इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। हम तो कहते हैं इस सरकार को ही बदल देंगे, और जब अपनी सरकार आएगी तो शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए सम्मानजनक अवसरों के द्वार। हमने या जातिगत जनगणना का मुद्दा सम्यक अभियान के तहत सबसे पहले उठाया गया था, और बाद में सम्माननीय खड़गे साहब से मेरी 1.25 घंटे की मीटिंग हुई फरवरी 2023 में। उन्होंने कहा कर्नाटक के चुनाव से हम इस मुद्दे को उठाएंगे, और इस मुद्दे को इतना जोर देके उठाया गया, सम्माननीय राहुल गांधी जी ने उठाया कि अंततः सरकार को विवश होकर के जातिगत जनगणना को मानना। इस जातिगत जनगणना के बहुत फायदे हैं। जो अनारक्षित वर्ग मानता है उनके लिए भी फायदा है, इसको अलग वे में लेने की जरूरत किसी को नहीं है। हमने इसमें एक एक्सीलेंस कैटेगरी की बात की, वर्ग रहित आरक्षण। जो सबसे अधिक पढ़ाई में है, रात दिन पढ़ाई करता है, सबसे अधिक अंक लाता है, उसको क्या जातिगत आरक्षण में रखना चाहिए? क्या नहीं रखना चाहिए ना। उसको सम्मान देना चाहिए, चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे जनरल हो। उसको 10% आरक्षण एक्सीलेंस कैटेगरी अर्थात उत्कृष्ट श्रेणी के तहत देना चाहिए। वो जीवन भर सम्मानित महसूस करेगा। ये हमारी व्यवस्था। और भीमर माझी, केवट रैकवार बाथम, पाल बघेल, बंजारा, नाई धोबी, आपका ये लोहार विश्वकर्मा, ये ऐसे परंपरागत पेशेवर समाज है। ये एससी एसटी से भी ज्यादा पिछड़े हैं साथियों। इनको परंपरागत उनके पेशे को ध्यान में रखते हुए इनका अलग से जनगणना करके और इनको तदनुरूप व्यवस्था दे करके इनको मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। और इस वर्ग का नाम हमने ईबीसी रखा है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ये हमारे मुद्दे थे। और एक मुद्दा जिसमें कि हमारे पालीवाल जी को हमने जिम्मेदारी दिया है मध्य प्रदेश में, वो है अब 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ का किसान आधुनिक खेती कर सकता है क्या? वो उससे परिवार चला सकता है क्या? तो आसपास के किसानों को जोड़कर सामुदायिक खेती सरकार के सहयोग के माध्यम से की जाए, पूरी सुविधाएं दी जाए, और उद्योगपतियों के साथ में एग्रीमेंट करते हुए उस उद्योग को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की डिमांड के अनुरूप अपन उत्पादन शुरू करेंगे तो हमारे बच्चों के लिए उस इंडस्ट्री में नौकरियों के अवसर मिलेंगे, हमारा कृषि उत्पादन विदेश के बाजार में जाने लगेगा, हमारे किसानों की आय कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इसको कहते हैं इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग। इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति लाई थी। हरित क्रांति का असर आज तक हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुए हैं।
ये नई कृषि क्रांति निश्चित रूप से नई क्रांति लेकर के आएगी। ये हमारा 8वां मुद्दा। और 9वां मुद्दा, पूर्व राजा महाराजाओं ने जो अकुत संपत्ति प्राइवेट ट्रस्ट पब्लिक ट्रस्ट के नाम से बना के रखी है और जो पुरातत्व महत्व के किले महल है उसको सरकारी कर देते हैं, तो उन सब राशि का उपयोग हमारे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सम्मानजनक अवसरों से जोड़ने के लिए किया जा सकता है। ये हमारा 9वां मुद्दा। ये सम्यक अभियान हमारा चल रहा था। हमने सम्यक अभियान को 2023 में अच्छे स्थान तक पहुंचाया था। सम्माननीय कमलनाथ जी ने इनके मुद्दों को मैनिफेस्टो में देने संबंधी विचार करना शुरू किया और ये आखिर तक बात भी गई, लेकिन बड़ी पार्टी है, बहुत जल्दी आम सहमति नहीं बन पाई और वो मुद्दे नहीं दिए जा सके। जब चुनाव हो गए तो चुनाव के बाद में दिल्ली में माना गया यदि इन मुद्दों को हम मैनिफेस्टो में देते तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती। तब हमने 7 फरवरी यानी चुनाव हुआ था, अभी विधानसभा चुनाव 2023 में हुआ और 7 फरवरी 2024 से पुनः सम्यक अभियान को गति देना शुरू किया। महिला आरक्षण बिल आ गया था, इसलिए महिलाओं को प्रशिक्षण देना शुरू किया राजनीति का और एक गुरुदेव की पाठशाला शुरू की गई। बुला बुला के लोगों को कैसे चुनाव लड़ा जाए, कैसी समस्याओं को रखा जाए, कैसे युवाओं को संभावनाओं से जोड़ा जाए, कैसे डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार बच्चों में संभावनाओं का संचार किया जाए, हमने शुरू कर दिया। यह अभियान हमारा आगे बढ़ ही रहा था, लगातार चल रहा था। देश के भिन्न भिन्न जगहों में भी मैं कॉन्फ्रेंस देने के लिए जा रहा था, लेकिन एक बार क्या हुआ, 12 जुलाई 2024 को मैं मुंबई में एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने गया था और कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के बाद जैसे बाहर निकला तो दैनिक भास्कर के एक पत्रकार ने मुझे पकड़ लिया। बोला, साहब आज भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को संविधान की हत्या करके देश में आपातकाल लागू कर दिया है, इसलिए प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। उस पर उन्होंने कहा कि गृह मंत्री नीलम जी बड़े मुस्कुराते हुए एक ट्वीट किया है कि प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा और ऐसी ही मुस्कुराती हुई फोटो लगे हुए ट्वीट किया हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कि प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस हम गर्व के साथ मनाएंगे। अरे भाई, आप बताइए, किसी के यहाँ किसी की हत्या हो जाती है तो साल भर में पुण्य स्मरण करते हैं क्या, उसके हत्या दिवस को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं क्या? नहीं करते। करते हैं क्या? मैंने सोचिए तो सही, नहीं करते ना। अब फिर बात आई कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था और ये क्यों ऐसा करने लगे। दरअसल हुआ क्या था, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी भी थे उस मीटिंग में। भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में बड़े नेताओं ने बोलना शुरू किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इतनी चर्चा करो, इतनी उनकी प्रशंसा करो, इतना प्रचार करो कि उनको प्रसिद्धि इंदिरा गांधी के समान मिल जाए। ये तो संभव था नहीं, ये संभव है क्या बताइए? इंदिरा गांधी के बराबर प्रसिद्धि मिल सकती है उनको? जब नहीं मिलती देखी तो उन्होंने सोचा इंदिरा गांधी को बदनाम कर दो। ये वही लोग हैं जब इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, ये बाहर खड़े होकर नारे लगा रहे थे, मर्दों के देश में महिला प्रधानमंत्री नहीं चली। और वो महिला प्रधानमंत्री जिसने बाद में अमेरिका को करारा जवाब देते हुए अमेरिका के सहयोग से पाकिस्तान ने हमला किया था, तो पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दी और भारत को पोखरण में परमाणु परीक्षण करके रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बना दी। और क्यूबा के राष्ट्रपति थे फिदेल कास्ट्रो, उन्होंने बोला कि ये जो उस समय देश पूरा विश्व 2 भागों में बटा था, रूस और अमेरिका 2 भागों में 2 गुटों में बटा था और कई देश ऐसे थे जो उनसे अलग चल रहे थे, तो 108 निर्गुण देश कहते थे जो इन गुटों में नहीं रहते थे। उन 108 निर्गुण देशों का नेतृत्व करने के लिए कास्ट्रो साहब ने कहा, इंदिरा जी आप सामने आइए। 1983 में पूरे विश्व के 108 देशों का नेतृत्व हमारे गर्व की प्रतीक श्रीमती इंदिरा गांधी, वही इंदिरा गांधी जिसके लिए नारे लगाए थे कि मर्दों के देश में महिला प्रधानमंत्री। अरे ये इतने ही नहीं रुके थे,
इन्होंने 1967 में भुवनेश्वर में इंदिरा जी जब भाषण दे रही थी, पत्थर फेंक फेंक के मारना शुरू किया, एक पत्थर उनके नाक के पास लगा, खून की धारा बह निकली थी। इंदिरा जी ने फिर भी नाक पर रुमाल रख करके अपना भाषण पूरा किया। वो बहादुर महिला, उस बहादुर महिला ने इस देश में बैंक संघ पूंजीपतियों के हाथ थे, बीमा कंपनी पूंजीपतियों के हाथ थे, कोयला कंपनी और आयरन की कंपनियां, प्रमुख खनिजों के खदाने सब पूंजीपतियों के हाथ थी, सारे उद्योग पूंजीपतियों के हाथ थे। इंदिरा गांधी ने उन सब का सरकारीकरण कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया और ऐसी स्थिति बनी। साथियों, जो बेरोजगारी आज के टाइम में है, बेरोजगारी बढ़ने की संभावनाएं थी, ऐसी स्थिति बनी कि जितने बेरोजगार थे उन सबको नौकरी तो लगी, इसके साथ आवश्यकता बहुत ज्यादा कर्मचारियों की थी, इसलिए घर से ढूंढ ढूंढ करके लोगों को नौकरियां दी जाने लगी थी। सही है या नहीं है? घर से ढूंढ ढूंढ के नौकरी दी जा रही थी। अब भी हम इंदिरा गांधी के विचारधारा पर चलते हैं, हमारे पास जितने संसाधन है उनका युक्तिकरण करते हैं, तो हमारी बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी और हमारे युवाओं को सम्मानजनक अवसर मिल जाएगा। तो साथियों, मैंने जब देखा कि ये इंदिरा गांधी को बदनाम कर रहे हैं, मैं दिल्ली गया। दिल्ली में बड़े नेताओं से मैंने बात किया कि भाई, इन्होंने आपातकाल को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है, ये संविधान के खिलाफ है, इसके खिलाफ आवाज उठाइए। उनने किसी ने आवाज नहीं उठाया, तो मैं हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में मैंने याचिका दायर की, ये असंवैधानिक निर्णय है और हत्या दिवस कोई मनाते नहीं, मनाने की बात आई। इंदिरा जी अब हमारे बीच में रही नहीं है, उनके बारे में निर्णय लेने का अधिकार सदन को नहीं है, इसलिए गलत निर्णय, असंवैधानिक निर्णय है। उसके बाद में मैंने निर्णय लिया कि दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। 12 जुलाई की ये घटना है और मैंने 25 जुलाई 2024 को दिल्ली प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करने का निर्णय लिया। साथियों, आप सब लोगों के लिए गर्व की बात कि जब मैं पत्रकार वार्ता करने जा रहा था, वहाँ जितने पत्रकार थे उनसे 2 गुनी से अधिक संख्या में पुलिस वाले थे, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, कई गाड़ियां पुलिस की खड़ी थी। सब लोग मेरे को गिरफ्तार करने आए थे कि आप सरकार के खिलाफ पत्रकार वार्ता नहीं कर सकते। सरकार ने इंदिरा जी को संविधान की हत्यारी कह दिया तो कह दिया, आप मान जाओ। हमने बोला हम नहीं मानने वाले, ये प्रेस क्लब मेरा है, मैं बड़े बड़े प्रेसों का संपादक रहा हूं, तो मैं यहाँ पत्रकार वार्ता करूंगा, आपको रोकने का अधिकार नहीं है। और पत्रकार वार्ता करने के बाद आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिएगा यदि मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूँ, कोई गलत बात कहता हूँ। जब मैं पत्रकार वार्ता करने बैठा, 1.25 घंटे की पत्रकार वार्ता हुई और इस बीच में मैंने कहा, सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, सम्माननीय अमित शाह जी, मैं किराया के मकान में रहता हूं, बुलडोजर कहां चलाओगे? मेरे अकाउंट में अंतिम श्वास लेता हुआ शायद वो अकाउंट रहता है, उसकी जांच क्या कराओगे? मैं आपसे डरता नहीं, इंदिरा जी को अपमानित करने के लिए जो आपने षड्यंत्र रचा है उसका पर्दाफाश करके रहूंगा। साथियों, जब मैंने पूरी तथ्यात्मक बातें रखी, तब उसके बाद मैंने उन पुलिस के अधिकारियों की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि अब आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। तो सबसे वरिष्ठतम आईपीएस ऑफिसर ने कहा कि सर, हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी ओर से एक कप कॉफी पिलाना चाहते हैं, क्योंकि आपने सच्चाई को बहुत ही तरीके के साथ सामने। उस दिन पूरे दिल्ली में चर्चा केवल हमारी उस पत्रकार वार्ता की थी। उसके बाद दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं ने निर्णय लिया कि आपको प्रदेश के सभी राज्यों की राजधानी में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, और मैंने सभी राज्यों की राजधानियों में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लखनऊ में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो जिसमें होटल में रुका था, वहाँ बिना बताए कुछ लोग मेरे रूम में आ गए। यद्यपि मेरे साथ लोग रहते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए जब उधर चले गए तो वो लोग आए, और आए तो बड़े बड़े बंदूक लिए हुए थे। वो बार बार इशारा अपने बंदूक की ओर करते कि आपने ये गलत किया है, ऐसा है, वैसा है, आदि आदि। मैंने बोला, आप लोग क्या मुझे बंदूक का डर बताते हैं? अरे, आपके पास जो बंदूक है काफी कमजोर है, मैं उससे मजबूत बंदूक आपके अपने पास की दिखाता हूँ,
और इसके बराबर ताकत होगी तो बताइए। और मैंने अपने पास की भी बंदूक निकाल करके उनको बताया, और वो ये बंदूक। साथियों, जब देश में, ये गर्व की बात आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं, जब देश में तमाम भाजपा के नेता हार गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे तर्कों के आगे टिकने की, ज्यादा चुआ तो एक बड़े नेता ने कहा वो तो गुरुदेव हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनका हम जवाब नहीं देंगे। तब मैंने निर्णय लिया कि 1966 में पचमढ़ी के सम्मेलन में तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने केंद्र के नेताओं की उपस्थिति में तत्कालीन कांग्रेस की नेत्री विजया राजे सिंधिया की उपस्थिति में कहा कि हम इस राज्य का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, लेकिन ये राजा महाराजा हमें विकास नहीं करने दे रहे हैं। उसी क्षण आवेश में आकर विजया राजे सिंधिया ने कहा, इंदिरा गांधी को मैं पद से हटा के रहूंगी, और उनके जो चमचे ज्यादा उछल रहे हैं इनको भी मैं पद से हटा के रहूंगी। उन्होंने चमचे शब्द का उपयोग किया, और उसके बाद उन्होंने देश भर के 500 राजा महाराजाओं को एकजुट किया, देश भर के पूंजीपतियों को एकजुट किया, जैसे अभी राहुल गांधी के खिलाफ कर रहे हैं, और एकजुट किया और अभियान चला दिया। एक साल बाद 1967 में कांग्रेस की निर्वाचित सरकार पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की सरकार को विजया राजे सिंधिया ने गिरवा दिया। अब उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2020 में कांग्रेस की निर्वाचित सरकार को गिरा दिया। तो मैंने कहा, ये सिंधिया घराना हमेशा संकट पैदा करता रहा है, सर्वांगीण विकास के मार्ग में बाधा बनता रहा है। आज जो परेशानी खड़ी है इस सिंधिया घराने के कारण है, और इससे पहले भी ये लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई की हत्या करा देने वाला अंग्रेजों के हाथों में रहा है, ये कभी विश्वसनीय नहीं रहा। क्यों न इनके महल के सामने में इंदिरा जी की 107वीं जयंती को संकल्प दिवस समारोह के रूप में मनाऊं। तो हमने ग्वालियर में स्थित महल के सामने फूलबाग मैदान में इंदिरा जी की 107वीं जयंती को संकल्प दिवस के रूप में मनाया, और उस दिन 4 वर्षीय इंदिरा ज्योति अभियान चलाने का निर्णय लिया, बड़े परिवर्तन के लक्ष्य के साथ। उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र और पुत्रवधू भी आए थे, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा जी को लेकर के भी ये बदनाम कर रहे हैं, और उन्होंने इंदिरा जी के बारे में बड़ी विस्तार से बात की। उसके एक साल बाद 19 नवंबर 2025 को हमने साल भर में 108 कार्यक्रम किए थे इंदिरा जी। तो एक साल बाद 19 नवंबर 2025 को मैंने सोचा, ये कैसा राम राज्य है, चहुओर भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव, कहीं सुख तो दिखाई देता नहीं, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दलालों के हवाले कर दिया गया है, किसान हलाकान है, कौन खुश है बताइए, ये कैसा राम राज्य है। ये अवधपति श्री राम के राम राज्य में तो कोई दुखी नहीं था, कहीं भय नहीं था, कहीं भ्रष्टाचार नहीं था, कहीं भेदभाव नहीं था, और ये राम की बात करके, राम का नाम का गलत उपयोग करके राज चला रहे हैं। अरे राम राम जपते हैं, मुख में राम बगल में छुरी। तो मैंने कहा कि नहीं, सच्चे राम राज्य को सामने लाना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने भोपाल के नवाब के सम्माननीय मुस्लिम वर्ग के बंधुओं से आग्रह करता हूं कि वो बड़े ध्यान से इस बात को सुने कि हमने क्या कदम उठाया। भोपाल के नवाब के आमंत्रण पर 11 सितंबर 1929 को महात्मा गांधी भोपाल 3 दिवसीय प्रवास पर आए, और उस समय के स्तंभकारों, पत्रकारों ने महात्मा गांधी से पूछा कि देश के स्वतंत्र होने के बाद किस प्रकार का राज्य स्थापित करना चाहते हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा, भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव मुक्त, दुख रहित, सुगम न्याय प्रणाली से युक्त शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, और उस शासन व्यवस्था का नाम राम राज्य है। तब वहां उपस्थित लोगों ने कहा कि आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उन्होंने कहा, मेरे राम राज्य का मतलब उस राम से नहीं जिसको सिर्फ भगवान भगवान बोलो, बल्कि उस राम से है जिसने आदर्श राज्य मर्यादा के साथ स्थापित किया था, जिसके राज्य में दुख का कहीं अता पता नहीं था, कहीं भय नहीं था, भ्रष्टाचार नहीं था, भेदभाव नहीं था। तो उस आदर्श राज्य का हमें अनुसरण करना।
और मेरे नजर में राम और रहीम दोनों एक समान। तब हमने 19 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया था, जिसमें पवन खेड़ा जी भी आए थे, पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव जी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया जी थे, पूरे प्रदेश भर के कांग्रेस के नेता थे। उनके उपस्थिति में चले राम राज्य की ओर अभियान का शुभारंभ किया और उस अभियान का केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय समन्वयक हमने एडवोकेट सैयद साजिद अली जी को बनाया। मित्रों, एडवोकेट सैयद साजिद अली जी चले राम राज्य की ओर अभियान के केंद्रीय समन्वयक हैं और उनके साथ एक सिख, एक ईसाई, एक जैन, एक बौद्ध, एक ठाकुर, एक ब्राह्मण, एक ओबीसी, एक एससी, एक एसटी, भिन्न भिन्न वर्ग के प्रतिनिधि शामिल हैं और इस पूरे देश में सही मायने में अवधपति श्री राम द्वारा स्थापित किए गए राम राज्य को स्थापित करने के लिए संकल्पित होकर अभियान चला रहे हैं। अब जब यह अभियान हमारा गति पकड़ने लगा, तब हमें वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि इस अभियान को एक सुर में आगे बढ़ाने के लिए और अधिक गति प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाइए। तब मैंने सोचा कि महात्मा गांधी ने अन्याय से भरी अंग्रेजों की सरकार जो थी, जो शोषण कर रही थी इस देश में, तरह तरह के हथकंडे अपना रही थी, उस सरकार के खिलाफ असहयोग करने के लिए 6 जनवरी 1921 को छिंदवाड़ा के चिटनीसगढ़ से असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इसलिए मैंने सोचा कि ये वर्तमान सरकार, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं मंच के माध्यम से कि देश की सुरक्षा की बात आएगी, राष्ट्रवाद की बात आएगी, राष्ट्र की रक्षा की बात आएगी, तो मैं ये सम्यक अभियान और हमारे सारे साथी देश के साथ हैं, देश की सरकार के साथ हैं। लेकिन किसानों को हलाकान करने वाली नहीं थी, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दलालों के हवाले करने वाली नहीं थी, ये बार बार नोटबंदी जैसे कुछ भी कानून लाने वाली नहीं थी, ये लोगों को कहे कि घर में शादी होती हो लेकिन आप सोना मत खरीदिए, अपने नियम को छोड़ दीजिए, ये कहे कि प्लेन में मत जाइए, ये बोले कि कार में मत चलिए, और तो और ज्यादा छो तो ये बोले तेल मत खाइए। ऐसे लोगों के खिलाफत करने के लिए हमने भी सोचा कि ये दिन अच्छा दिन है, महात्मा गांधी ने जहां से व्रत शुरू किया था। इसलिए हमने 6 जनवरी 2024 से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां तीनों राज्य में एक साथ चुनाव होने, तीनों राज्य के लिए चले राम राज्य की ओर संकल्प यात्रा और इंदिरा ज्योति यात्रा का शुभारंभ किया। मित्रों, और ये राज्य के भिन्न भिन्न जिलों से होते हुए आज आपके रायसेन जिले में आई है। 5 जून को इस यात्रा का सागर में प्रथम चरण का समापन होगा। इसके बाद द्वितीय चरण हर जिला लेवल पर एक छोर से दूसरे छोर तक जाएगी और उसके आसपास के गांव को उसमें जोड़ा जाएगा। तीसरे चरण में गांव गांव में ये यात्रा जाएगी, हर गांव में 5 वरिष्ठ जनों को सम्यक मित्र बनाया जाएगा और 5 जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं उनको क्रांति दूत के रूप में शामिल किया जाएगा। ये 5 सम्यक मित्र और 5 क्रांति दूत मिल करके सम्यक विकास व नव क्रांति का मार्ग प्रशस्त करते हुए जो हमारे मुद्दे हैं उनको लागू करने के लिए सन 2028 में 2/3 बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, देश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और तब सही मायने में हम राम राज्य स्थापित करेंगे, तब सही मायने में इंदिरा जी के द्वारा स्थापित सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। एक बात और मुझे याद आ गई, क्योंकि अब सवाल उठेगा, पत्रकार भी बोलते हैं और आप लोग भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए बता देना जरूरी है। इंदिरा गांधी ने, इसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा, इंदिरा गांधी ने सन 1969 में रामादर्श को प्रचारित करने के लिए रामचरितमानस चतुशताब्दी समारोह समिति अंतरराष्ट्रीय स्तर की बनाई थी और वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की अध्यक्ष बनी थी। इस देश में डॉक्टर कर्ण सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष और पंडित शंभुनाथ शुक्ल को उपाध्यक्ष बनाया गया था। हर गांव में मानस मंडली बनी थी, पुराने लोगों को याद होगा, और वहां दरी, वाद्य यंत्र और 5 रामायण दी जा रही थी। उसके अलावा 72 रुपए प्रति वर्ष रामायण
मंडली को चलाने के लिए दिए जा रहे थे। हर गांव में स्कूल जो होती थी, उस स्कूल में शनिवार के दिन बाल सभा होती थी। बाल सभा में रामायण की चौपारी और दोहे की अंताक्षरी हुआ करती थी। वहाँ उपस्थित शिक्षक रामादर्श का पाठ बच्चों को पढ़ाते थे। इसके साथ साथ हर जिले में मानस भवन बने थे रामादर्श को प्रचारित करने के लिए। यदि ये लोग कहते हैं कि राम की अचानक याद अब कांग्रेस को कैसे आई, तो हमको बताना होगा कि इंदिरा गांधी ने भी रामादर्श स्थापित करने के लिए सन 1969 से लेकर 74 तक अभियान चलाई थी। तो साथियों, मैंने अपनी बात पूरी आप लोगों के सामने रखी और आप लोगों के मन में जो भी सवाल होगा उसका जवाब दूंगा। और मेरा आग्रह है, यहाँ जो भी वक्ता हैं जिन्होंने मेरी कोई बात सुनी है, तो अब इसके बाद में अपने विचार रखेंगे और विचार रखने के साथ साथ में मुझे सलाह भी देंगे। और एक आग्रह मेरा है, एक यहाँ पेटी रखी हुई है हमारी, है क्या भाई? पेटी रखी है, क्यों रखी है? 2 मई 2022 से अभियान चला रहा हूँ। इस देश का सबसे अधिक वेतन वाला संपादक शायद मैं था, ऐसा मानता हूँ, या और भी लोग रहे होंगे, लेकिन मैंने सब कुछ अपना खत्म कर दिया है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। यह अभियान निरंतर चला रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी से कोई आर्थिक सहयोग मैंने लिया नहीं है, इसलिए अब अभियान चलाने में मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यदि इस अभियान को रोक दिए तो हम सम्यक विकास और नव क्रांति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और इन विषम परिस्थितियों से आगे उभर नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि चाहे 100 रुपए दो, 200 रुपए दो, 1000 दो, जितनी जिसकी क्षमता है, सबसे मैं आग्रह करता हूँ इस अभियान को गति प्रदान करने के लिए कृपा करके हमें सहयोग प्रदान करें। आपके 1 रुपया का भी गलत उपयोग नहीं होगा। ना मैं कोई व्यसन करता हूँ, अल्पाहारी हूँ, भोजन भी सीमित ही लेता हूँ और ना मेरा कोई शौक है। इसलिए आपके 1-1 रुपया का सही उपयोग होगा और जब तक सरकार न बदल दे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। अब मेरे साथ एक बार नारे लगा लीजिए। इंदिरा माता की शक्ति स्वरूपा इंदिरा माता की, शक्ति स्वरूपा इंदिरा माता की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। अब मैं कहूँगा, हटाएंगे राम राज जलाएंगे, लुटेरों को हटाएंगे राम राज जलाएंगे, लुटेरों को हटाएंगे राम राज जलाएंगे। अब मैं जो भी कहूँ उसके बाद आप कहिएगा राम राज्य की ओर चले। भय और भ्रष्टाचार मिटाना है तो राम राज्य की ओर चले, भय और भ्रष्टाचार मिटाना है तो राम राज्य की ओर चले, बेरोजगारों को न्याय दिलाना है तो राम राज्य की ओर चले, धोखेबाजों से मुक्ति पाना है तो राम राज्य की ओर चले, सम्यक विकास पाना है तो राम राज्य की ओर चले, नव क्रांति लाना है तो राम राज्य की ओर चले। धन्यवाद मित्रों, आपके सवालों का मुझको इंतजार है और अभी उपस्थित सम्माननीय बंधुओं से मैं चाहूंगा कि मेरे इन विचारों को गति प्रदान करने के लिए अपने विचार अवश्य रखें। धन्यवाद।